हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हम अपने आज शाम के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू जिसका जो है 2016 साल का। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या स्टैंडर्ड था, उनका लेवल क्या था और किस हिसाब से आपको प्रेजेंट करके आने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने ये दो दो मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज आईसीएआई। यहाँ पर लिखने में थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा आईसीएआई जो है वो क्या है, क्या करता है। वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, रेगुलेट करता है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एज अ मेंबर और एज अ स्टूडेंट। उनको स्टडी मटेरियल सप्लाई करता है, मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, अलग अलग कोर्सेज करवाता है। वो सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उन सबका जो है इन्होंने स्कोप पूछा है। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको स्कोप जो है वो डिफाइन करना है कि भाई हमारे जो स्कोप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ एरियाज जो है उनके ऊपर अप्लाई करे जा सकते हैं। हमें को डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वो हमारी मदद करते हैं, हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिजाइन करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने में मदद करते हैं, टैक्सेशन डिसाइड करने में मदद करते हैं, हमारी जो सेगमेंट रिपोर्टिंग हो वो डिसाइड करने में मदद करते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है बनाने के लिए प्रमोट करते हैं, और हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है बनाने की हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद हमसे पूछा गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, वो आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह उनको प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के सामने, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन जाता है। आप उसके एलिमेंट्स को किस तरह दिखा रहे हैं, आप उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, आपकी P&L का फॉर्मेट क्या है, कैश फ्लो कैसे हैं, फंड फ्लो कैसे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे देने हैं, वो सारी चीजें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट बन जाती हैं। ब्रीफ नोट ऑन आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके ऊपर ब्रीफ नोट लिखने को बोला गया है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है, सारी वो चीजें जो आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परफॉर्म करी है, आपको उसको बताना है कि मैंने ये चीज क्यों करी है। यू हैव टू गिव अ रीजन कि मैंने अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाया तो क्यों लगाया, क्या ये मेरे पे अप्लाई करता था या नहीं करता, कोई कंटिजेंसी है जो आगे आके खड़ी हो सकती है, वो चीजें आपको वहां पर डिस्क्लोज करनी है। मतलब अपने बारे में लोगों को बताना है, जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो आपके यूजर्स हैं, उनके बारे उनको जो है आपको अपनी फाइनेंशियल बुक्स जिस हिसाब से आपने मेंटेन करी है वो चीज डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद पूछा गया है ट्रू ब्लड रिपोर्ट। इस एग्जाम में थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स की गए थे, बट समझदार को इशारा काफी। ये द ब्लड रिपोर्ट कहने का मतलब है ट्रू ब्लड रिपोर्ट, तो ये भी अच्छे से हमने डिस्कस किया था, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे करने हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें आनी है वो यहाँ पर बताई गई थी। वट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड्स। तो अब म्यूचुअल फंड्स का पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपका पोर्टफोलियो उसके अंदर आ जाता है क्या, कैसे आपकी जो है रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, उस तरह की चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और फिर पूछा गया है फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या चीज होती है। तो वो मैंने आपको बताया था, कभी भी जब फ्रॉड की आशंका की जाती है, उस फ्रॉड की आशंका के बाद जो कोर्ट ऑर्डर पे ऑडिट किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसको क्या कहते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब आते हैं अपनी यूनिट 1 के ऊपर, जिसके अंदर हमसे फिर से वही पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट क्या है और प्रोसेस ऑफ सेटिंग इन इंडिया क्या है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले भी अपने जो 2 पीवाईक्यूज हैं उसके अंदर भी ये जो यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है ना, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनका ये बेनिफिट्स को करके कुछ सिग्निफिकेंस दे देंगे, स्कोप दे देंगे, बट जो प्रोसेस ऑफ सेटिंग इन इंडिया है ना, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग लगभग हर साल पूछा गया है। तो इसके ऊपर जो है काफी ध्यान रखिएगा, कैसे सेटअप किया जाता है, वो पूरा रिसर्च एरिया डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है अपने प्रोफेशनल बॉडीज के अंदर सप्लाई की जाएगी, उनसे रिकमेंडेशन आएंगी, सजेशंस आएंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन अगर आपकी है और आपने ये चीजें 2-3 बार पढ़ ली हैं एग्जाम से पहले, तो आपको कोई अच्छे नंबर लेने से नहीं रोक सकता। अब आते हैं राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कंप्लायंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखिए, ये यूनिट 1 तो अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड थी, आपको पता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहां से उठ के भी यही इन्हीं इन्हीं चीजों से आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसको सेटअप कैसे किया जाता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा उसका स्कोप सिग्निफिकेंस के लिए, जैसे नीचे वाला आ गया पूरा कि कंप्लायंस बता दो और उसकी एप्लीकेबिलिटी बता दो। एक क्वेश्चन इनके अलावा जो आता है वो ये आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बता दो कौन कौन से हैं। तो आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने आपको याद आ रहे हैं वो सारे हल्के हल्के जो है डिफाइन कर दीजिए, जैसे यहाँ पर ये 3-3 लाइनों में जो है आप अपने डिफाइन करके आ सकते हैं उनको, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। यूनिट 2 में पूछा गया है IFRS क्या होते हैं। देखिए यूनिट 2 हमारी IFRS थी कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से बनाए गए थे, इसके अंदर अपना ट्रू ब्लड रिपोर्ट भी आ जाता है, कॉर्पोरेट रिपोर्ट भी आ जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है हार्मोनाइजेशन, जो मैंने आपको बार बार तब भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा कि हार्मोनाइजेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो आप प्लीज इसको बार बार पढ़िएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, ये टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाएगा।
उसके बाद आते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है इन एरिया की। ये सारे टॉपिक जो हमने एज इट इज जो है अपने कवर करे थे क्लास में, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि बाहर से उठ के आ गया हो या आपके जो जो नहीं पढ़ा है उसमें से आ गया हो। आप पीडीएफ उठाकर उसको 2-3 बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ये चीजें आपको टिप्स पे हो जाएंगी। फिर कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट, वही जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस में जो आती है वही चीजें। सिगमेंट रिपोर्टिंग यानी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, ये टॉपिक हमने कितना डिटेल में किया था, सिगमेंट्स क्या होते हैं, आप बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन रखिएगा। मीनिंग, इंट्रोडक्शन, उस डेफिनेशंस, रिपोर्टिंग क्या है, सिगमेंट क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इसको डिटरमाइन करता है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर बताएंगे, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो अब इसके अंदर 8 मार्क्स का ये है, 8 मार्क्स का ये है, तो बहुत आराम से 8 मार्क्स का कंटेंट आपको ऑलरेडी पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके बाद हमारी यूनिट 4, हाउ इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेड बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, कि भाई म्यूचुअल फंड यानी कि जो हमारी भारतीय म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स कैसे की जाती है। ये टॉपिक भी हमने कवर किया था, आपको याद हो कि म्यूचुअल फंड्स और कुछ कंपनीज हैं स्पेसिफिक जिनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थोड़ी अलग ढंग से की जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग अलग होती हैं, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद आता है राइट नोट्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सीएसआर। ये देखो, 3 यूनिट 3 टॉपिक कौन कौन से। यूनिट 1 में स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, एक्सप्लेन देम, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है। फिर आता है हार्मोनाइजेशन वाला टॉपिक, आईएफआरएस वाला जो यूनिट 2 का है, उसके बाद हार्मोनाइजेशन आ जाता है। और ये चौथी यूनिट का ये टॉपिक है कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट तो हर बार पूछा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स को कभी कभी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से रिप्लेस कर देंगे, बट सीएसआर तो हर बार पूछा जाएगा। तो ये चीज जो है, ये मैंने आपको 3 जो है देख लीजिए, अब मैंने आपको अभी अभी के अंदर आपके 48 मार्क्स जो है सामने सामने से बता दिए कौन से क्वेश्चन से कहां से। और 48 भी नहीं, अब तो आप एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो आप यूनिट 1 के अगर दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है। आप यूनिट 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हार्मोनाइजेशन अटेम्प्ट कीजिए और अपना कॉर्पोरेट सोशल, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इनको तो अच्छे से कर ही चाहिए। तो ये चीजें आप अपने जो दिमाग में अगर लेकर चलेंगे तो एक प्लान्ड वे में आप अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये जो अप्रोच है कि भाई पेपर से एक दिन पहले पढ़ लूंगा, इसको छोड़ दीजिए। आप अपनी पेपर में ना सिर्फ, क्योंकि देखिए जब आपको चीज आती है तो आपकी अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो पाती है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन के बारे में तभी सोचते हैं जब आपके पास कंटेंट होता है लिखने को। आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आप तो फिर वहां पर 36 शीट भरने बैठे हैं और आपका कोई पर्पस वहां पर है नहीं। तो वो काम मत करें, आप काम करें, आप कंटेंट पढ़े। और यार ये चीजें रटने की नहीं है, ये चीजें आप 2-3 बार अपने अच्छे से आंखों के आगे बस पेज पलटने हैं। आप अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हैं, उससे अच्छा है आप अपने मोबाइल पे पीडीएफ स्क्रॉल कर लें, वो आपकी चीजें नजर में आ जाएंगी। और आप जैसे ही पेपर में बैठेंगे आपको चीजें याद आती जाएंगी कि छोटा सा तो पेपर होता है। आप देखिए ना, 2 पेजों का पेपर है ये। अब 2 पेजों के पेपर के लिए जो है क्या, जो 150 पेज की जो है आपकी वो पीडीएफ है, जिसके अंदर यूं के यूं आंसर हो, जिसमें को ये बता दिया कौन से टॉपिक 100% आपके पेपर में आएंगे, वो नहीं कर सकते। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आपको जैसे ही जो है आपका कंटेंट मेमोराइज हो जाएगा तो आपको फिर उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो अपना अगला स्टेप रहता है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। आते हैं अब अपने अगले पेपर के ऊपर। 2017 का ये पेपर है। अब देखिए, अब फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बीच में, आईएफआरएस क्या है, हार्मोनाइजेशन ये देखो फिर आ गया, आईएएसबी क्या है, फिर ये तो यूं का यूं ऊपर से उठ के आ गया, ये देखो यूं का यूं ऊपर से उठ के आया हुआ है। आईएसबी क्या है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, ये फिर व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिव देयर स्कोप। मैंने आपको बता दिया है, ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये 3 पीवाईक्यू की आप वीडियो, ये लो आपने पीडीएफ खोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, मैंने टेलीग्राम में लिंक्स शेयर कर दे हैं। ये पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं एग्जाम की, और आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट की ऐसे ही पीडीएफ शेयर कर दूंगा पीवाईक्यूज की। आप उनको जाइए देखिए, पीडीएफ खोलिए, अपनी जो सिलेबस वाली पीडीएफ है जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट दिया है उसको फिर से दोहरा लीजिए। डिटेल फिर से प्रोसीजर आ गया। ये क्वेश्चन भाई साहब लिख लो, अपने अपने हाथ पे लिख लो, अपने सर पे लिख लो, कहीं लिख लो, अपने आगे अपने सामने लिख लो, अपना बोर्ड अगर आपने बनाया जहां बैठे हो वहां लिख लो, रिमाइंडर सेट कर लो। ये टॉपिक 100% पेपर में आएगा। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, चाहे अपने में 16 नंबर का है चाहे किसी और के साथ मर्ज हो गया। आप पूछेगा व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको कितना लिख लोगे, 1 पेज में लिख दोगे, बाकी सारे पेज तो आपको स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के ही आएंगे। तो ये चीज आप याद रखो, ये पेपर में आएगा। आईएफआरएस फिर से वही चीज आ गई, करंट स्टेटस भी, कन्वर्जेंस, हार्मोनाइजेशन मैंने फिर बोल दिया, हार्मोनाइजेशन भी आएगा। ट्रू ब्लड रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सेगमेंट, ए सेगमेंट रिपोर्टिंग यूं का यूं ऊपर आ गया, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर यूं का यूं आ गया। अब मुझे ये बता दो, ये देखो क्या फर्क है, मैंने आपको बता दिया। ये 2017 का पेपर है आपका, ये पेपर मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं, जो आपके आगे आने वाले पेपर हैं, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके पास पीडीएफ है, वो आपकी आंसर की है, आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। 2018 वाला देखते हैं, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ट्रू ब्लड रिपोर्ट, स्कोप ऑफ स्टैंप रिपोर्ट, टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्कस ब्रीफली द साइलेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इशूड बाय, व्हाट चेंजेस इफ एनी हैज बीन मेड इन द रिवाइज स्टैंडर्ड। ये रिवाइज किया गया था, उसके अंदर जो इसका फॉर्मेट है वो बदला गया था। फॉर्मेट आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन,
इंडिया हैज नॉट मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग, गिव रीजंस फॉर स्लो प्रोग्रेस मेड बाय। इसके अंदर पूछे गए हैं, आपका एक टॉपिक था अलग से, चैलेंजेस इन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल वही टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। आप इसके अंदर बच्चा जो है वो क्या आंसर लिखाएगा कि भाई स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस का, ये स्टैंडर्ड सेटिंग के ऑपोजिट वाला लेकिन है उससे ही रिलेटेड। अब आप देख लो तो ये चीज है। आईएफआरएस फिर से आ गया, यानी यूनिट 2 का पहला प्रश्न तो आईएफआरएस ही होगा। कभी ये खुद फुल फॉर्म दे देंगे, कभी नहीं देंगे। हार्मोनाइजेशन, ये फिर हार्मोनाइजेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट रिपोर्टिंग आ गया, प्रोवाइडिंग सेगमेंटेशन की भाई डिफिकल्टीज क्या आती हैं वो चीज पूछ ली। उसके बाद फिर से देख लो ये क्या, ये मुझे बता दो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपका, ये क्या नहीं पढ़ा आपने, आपको नहीं पता ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। फिर फोरेंसिक अकाउंटिंग और मर्चेंट बैंकर्स आ गए। इतना आसान सा आपका जो है एएसएफआर टॉपिक है, वही चीजें बार बार घूम के आ रही हैं। तीन आपको मैंने सालों के अलग अलग जो है पेपर दिखा दिए हैं, तीनों में आपको देख लो दो पेपर तो डिट्टो एक दूसरे के सेम थे, यही पेपर अब चल रहा है। अगर मेरे को कोई नया पेपर भी मिलता है 2020 का या 2021 का, मैं वो भी डाल दूंगा अलग से, आप उसमें भी देख लेना भाई, वो भी चीजें सेम है। क्योंकि भाई सिलेबस यही है ना, इतना सा तो हैंडफुल ऑफ योर सिलेबस है। आप सीए तो पढ़ नहीं रहे हो, एमकॉम करनी है, एमकॉम में अंदर भी आपका छोटा और हमको ही चीजें आपको दी जाती हैं जितनी आपके लिए रेलिवेंट होती हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं दिया रहता। आप जितनी चीजें आपके मास्टर्स आपको करने में रेलिवेंट है उतनी ही आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं। तो ये मैंने आपको सारे पीवाईक्यू बता दिए हैं, पीवाईक्यू बता दी हैं। अब बताता हूँ कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके और स्कोप या बेनिफिट पूछे हैं, तो देखिए अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए आपको जिस भी सीरीज में प्रश्न दिए गए हैं एग्जाम में, आप उसी सीरीज में उनको अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने जो है क्वेश्चन 1 जो है वो पहले कर लिया, उसके बाद सीधा क्वेश्चन 5 पे जंप कर दिए, या क्वेश्चन 5 पहले कर दिया उसके बाद क्वेश्चन जो है 1 पे जंप कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप बिल्कुल सीरीज में अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। आप क्वेश्चन, आपको जोन सा भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 हो 2 हो, आप उससे स्टार्ट कीजिए, 2 कीजिए, उसके बाद सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वही कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको सबसे कम आता है, मान लीजिए वो क्वेश्चन 1 है, तो वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, बीच में मत कीजिए उसको कभी भी। तो हमेशा सीरीज को चलने दीजिए 2 3 4, क्योंकि एग्जामिनर जब आंसर की लेके बैठता है ना, तो आंसर की में सीरीज वाइज ही क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। वो अब आप क्या करते हैं पेपर में, पहला क्वेश्चन देखता हूं खोल के तो फिफ्थ अटेम्प्ट हो रखा होता है, फिर तीसरा हो रखा होता है, फिर पहला हो रखा होता है। ऐसा मत करो यार। एग्जामिनर इससे एक्सर्शन अपनी समझ के कि भाई ये बच्चा जानबूझ के ट्रिगर करना चाहता है, वो चीजें वहां पर दिक्कत करती हैं। प्रेजेंटेशन अपनी अच्छे रखो, सीरीज में कोशिश करो कि आपके प्रश्न अटेम्प्ट हुए हुए हैं 1 2 3 4 5, नहीं तो 2 3 4 5 5, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सीरीज में होना चाहिए, असेंडिंग अपना ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी चीज, आप स्टार्ट कीजिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग जरूर दीजिए। हेडिंग से पता चलता है आप यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, बताइए थोड़ा उसके बारे में। उसके बाद वहां पर मीनिंग एंड डेफिनेशन की हेडिंग दीजिए, यानी कि आपका जो पहला पेज है कोई भी क्वेश्चन का, तो उसको इसी तरह स्टार्ट कीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए 3 4 5 लाइनों की, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन की हेडिंग दीजिए, फिर मीनिंग्स और डेफिनेशन को दे दीजिए कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये चीजें हैं। जरूरी नहीं आपको उनका नाम लिखने की जरूरत है कि किन किन लोगों ने ये डेफिनेशन दी ना, आप बस उनको जो है डबल कॉलम्स में डालिए और अपना इस तरह से डेफिनेशन। अगले पेज पर जब आप शिफ्ट करेंगे, जो भी आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट चेंजेस इफ एनी हैव बीन मेड, तो आप उसके अंदर AS3 के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे, AS3 क्या है हमारा, उसका मीनिंग और डेफिनेशन बता देंगे कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीजें आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद फिर अपने अगले पेज पे शिफ्ट करेंगे कि क्या क्या जो है चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो फॉर्मेट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इंक्लूजन से रिलेटेड हो, चाहे वो इसके डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो। इस तरह से आप चीजें जो है पॉइंट दर पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। तो जितनी साफ सुथरी हैंडराइटिंग होगी और अपनी हेडिंग्स को आप जो है कोशिश करिए, जो है अपना क्या नाम है ब्लैक ब्लू पेन का जो है कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, नहीं करना तो एटलीस्ट अपनी हेडिंग्स को ना बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए कि ये मेरी हेडिंग है और ये मेरा पॉइंट है। ऐसा मत कीजिए कि आपकी हेडिंग है डॉट डॉट मैरी और आपने पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दिया, वो पॉइंट ही जो आपकी हेडिंग जो है वो दिखनी बंद हो गई, तो ऐसा लगता है आपने पता नहीं क्या पैराग्राफ छाप रखे हैं। वो मत कीजिए, हेडिंग्स को क्लासीफाई जरूर कीजिए। तो बस यही आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक है, जहां आप अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मैं लिटरली इस टर्म का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके पेपर को अच्छा बनाती हैं, दिखाती हैं। जैसे डबल अंडरलाइन का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उस तरह की चीजें जरूर कीजिए, और अपनी यूनिट्स भी डिफाइन कीजिए अपने एग्जाम। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यूनिट 1 कर रहे हैं तो उस पेज की हेडिंग डालिए यूनिट 1 और डबल अंडरलाइन, और फिर स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से, और उसके बाद इंट्रोडक्शन और फिर मीनिंग, उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया है सिग्निफिकेंस एडवांटेज, वो सारी आप डिस्कस कर दीजिए। ये आपका जो है प्रेजेंटेशन पैटर्न रहना चाहिए, एक आइडियल प्रेजेंटेशन पैटर्न आपका होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आप जो है इस तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ये पीवाईक्यूज को देखकर आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड लेवल किस तरह का रहने वाला है। कोई खास ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, मॉडरेट लेवल रहता है, कभी कभी लेंथी बना दिया जाता है, बट अदरवाइज चीजें बैलेंस रहती हैं। तो ये जो चीज है आप
फिर कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो करना है कीजिए। मेरे से कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं हर रोज आपको हर सब्जेक्ट के जितने मैंने करवाए हैं ऐसे ही पीवाईक्यूज दे दूंगा और उनको जरा एक बार से ओवरव्यू कर दूंगा। अब आने वाले टाइम में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपका जो है रिवीजन भी एक बार फटाफट से करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आशा करता हूं आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर जो है अपने अगले लेक्चर में मेरे साथ जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।